नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का 41वां दिन है। कांग्रेस की पदयात्रा इस समय आंध्र प्रदेश में मौजूद है और आज मंगलवार यानी 18 अक्टूबर को यात्रा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हलहरवी बस स्टॉप से शुरू की गई, जो कि शाम के समय कुर्नूल के छगी गांव में रुकेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये पदयात्रा अब तक लगभग 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर चुकी है और यह यात्रा कुल 12 राज्यों से होते हुए 3570 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सोमवार को सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की है, लेकिन जब सिसोदिया पूछताछ के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर निकले तो उन्होंने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बता दें, डिप्टी सीएम सोमवार सुबह सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे और उनसे 11:30 बजे करीब पूछताछ शुरू की गई। बीच में उन्हें केवल आधे घंटे का लंच ब्रेक दिया गया था। सिसोदिया ने पूछताछ खत्म होने के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की बात कही जाती है। आज जाकर देखा कि कोई घोटाला ही नहीं है, ये पूरा केस फर्जी है। उन्होंने कहा कि 9 घंटे वहां रहने में पता चल गया कि ये दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मुझसे कहा गया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो। साइड में कहा गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं, आपको ये लोग सीएम भी बनाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे दबाव में नहीं आने वाला, कोई घोटाला नहीं हुआ, केस फर्जी है। वहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक मनीष सिसोदिया को पूछताछ के दौरान पार्टी छोड़ने जैसी कोई धमकी नहीं दी गई और न ही सीबीआई ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जैसे प्रलोभन दिए। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया से घोटाले को लेकर पूछताछ की गई है। उनके बयानों को अब वेरीफाई किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सोमवार यानी 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और चुनावी परिणाम की घोषणा 19 अक्टूबर को की जाएगी। इस चुनावी मुकाबले में पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। वहीं वोटिंग खत्म होने पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में करीब 96% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा, मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव खत्म होने के बाद 3 मतपेटियां प्राप्त हुई हैं। चुनाव की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रही। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में वोटिंग के बाद जयराम रमेश ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है, हमारे यहाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव हुआ है। साथ ही उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल है जहां अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है और किसी दूसरी पार्टी में चुनाव नहीं होता। कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सौरव गांगुली किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्हें अनुचित तरीके से बाहर किया गया। मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार उन्हें आईसीसी चुनाव के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चुनाव लड़ने की अनुमति दें। ममता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से निर्णय ना ले, वह क्रिकेट और खेल के लिए सोचे। ममता ने कहा, मैं सभी देशवासियों की ओर से कह रही हूँ, सौरव गांगुली हमारा गौरव है। उन्होंने अपने खेल और प्रशासनिक करियर को कुशलता से मैनेज किया है। वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। वहीं ममता की इस अपील पर बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए ममता से कहा, अगर ममता बनर्जी सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी तो उन्हें शाहरुख खान की जगह पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। दीदी खेलों में राजनीति ना करें, पीएम मोदी इन चीजों से दूर रहते हैं। गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टी बोर्ड के 9 सदस्यों ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महात्मा गांधी द्वारा 1920 में स्थापित डीम्ड विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्त किए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने इस नियुक्ति में अनुचित जल्दबाजी किए जाने और राजनीतिक दबाव होने का आरोप लगाया है। हालांकि अहमदाबाद स्थित विश्वविद्यालय के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने ट्रस्टियों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। बता दें, देवव्रत ने 102 साल पुराने संस्थान के 12वें कुलाधिपति का प्रभार संभालने के लिए 11 अक्टूबर को सहमति जताई थी।
विश्वविद्यालय की संचालन परिषद ने 4 अक्टूबर को उन्हें प्रसिद्ध कार्यकर्ता और गांधीवादी मौजूदा ईला भट्ट के उम्र से संबंधित मुद्दों के कारण इस्तीफा देने के बाद 5 साल के लिए पद संभालने के लिए आमंत्रित किया था। भारत के अगले सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 9 नवंबर 2022 से भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति की। बता दें, चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश वर्तमान सीजेआई UU ललित ने की थी, जिसके बाद कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी और सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। सीजेआई ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई का पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।